हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास यूपी टेट से रिलेटेड है, क्योंकि इस क्लास में आज हम करेंगे 2017 यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी वाले पार्ट को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। जैसे कि आपने पिछली बार का यूपी टेट अगर दिया होगा या फिर आपने देखा भी होगा उस पेपर को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो 2017 के पेपर से ही उठा लिए गए थे। तो इस तरीके से यूपी टेट के पेपर में काफ़ी रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाइए और साथ ही अपना सिलेबस भी कवर कीजिए। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट की जाए। इसमें हमने जो पहला पार्ट था यानी कि सीडीपी का, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन वैसे तो होते हैं, तो इन सभी 30 क्वेश्चन जो सीडीपी के थे उनको हमने हल कर लिया है पिछली क्लास। अगर आप सब ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा और साथ ही लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारा जो दूसरा पार्ट होगा यानी कि हिंदी के 30 प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आप सभी इसका आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हिंदी वाले पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हो जाता है 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन जो है वो हिंदी का पहला प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि निमिष शब्द का पर्याय पूछा है। तो इसमें देखिए पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। 2-3 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे। ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन दूसरा क्या है, छिद्र है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण और क्षण। इस प्रकार से निमिष का जो पर्यायवाची है वह क्या होता है, क्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निमिष का पर्याय क्या है, क्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या संधि विच्छेद हो जाएगा इसका? निह धन कपट या निष धन कपट, निधन कपट या निष धन कपट, बताइएगा। निष्कपट शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा निह धन कपट। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विसर्ग लगा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निह धन कपट बराबर क्या, निष्कपट। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द का उपयुक्त उपसर्ग क्या है? अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? आप सभी को पता होगा कि शब्दों में जो आगे लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्दों के अंत में प्रत्यय को लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा लगा है। अत्यंत में अत लगा है, अत्य या फिर अति लगा हुआ है। तो बताइएगा कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, अत्यंत शब्द में उपसर्ग जो लगा है वो लगा है अति। अति धन अंत मिलाकर के क्या बना, अत्यंत बना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या दर्शा रहा है, भाव दर्शा रहा है, मुझसे उठा नहीं गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, नुग्रहित, अनग्रहित या अनुग्रहित, बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। जो शब्द लिखा गया है अनुग्रहित, इसकी वर्तनी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आ जो है वो शायद मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पर आ लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या फिर प्राणियों के पेट का एक भाग होता है या एक अंग होता है, या फिर पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका बोलते हैं, बताइएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे हम उपत्यका के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है हिंदी में, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़कर जाना है।
ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो बताइएगा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके लिए होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। सापेक्ष है, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो बताइएगा 38 जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। विशेषण रूप आपको बताना है अपेक्षा का। देखिए यहाँ हमारा जो आंसर है वो अपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए अंग का उच्चारण स्थान क्या है। नासिक है, कंठस्थ है, मूर्धन्य है या फिर कंठ तालव्य है। तो उच्चारण स्थान जो कि वर्णमाला के अंदर है वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। अंगा की अगर बात की जाए तो ये किस वाली लाइन में आता है, का खा गा घा अंगा। और ये वाली जो लाइन है का खा गा घा अंगा, इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, तो ये आप अच्छे से कर पा रहे होंगे इसका आंसर। तो ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, लेकिन जो अंगा की बात आ जाए यहाँ पर जो पांचवा वर्ण होता है, ये पांचवे वर्ण नासिक से उच्चरित होते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंगा क्या है, नासिक, इसका उच्चारण स्थान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। गेहूं है, गाय, गोबर या फिर गोधन। तो गोधूम क्या है, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो गेहूं उसका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, मूर्धा है, तालु है या दंत तालु है। तो इसके लिए आप कुछ संस्कृत आपने अगर पढ़ी होगी तो संस्कृत या फिर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसमें आपने कई सारे यहाँ पर पढ़े होंगे। बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उसमें आपको उच्चारण स्थान वाला जो सूत्र है वो पता ही होगा। क्या हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु, ये इसका एक सूत्र होता है जो आप अगर याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा। वर्ड देखते ही आप जान पाएंगे ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, शाका तालु हो जाएगा, इचु यशा नाम तालु। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक विशेषण। बताइएगा तो ऑप्शन नंबर सी चार गज मलमल में जो विशेषण है वो परिमाण यहाँ पर दर्शा रहा है, परिमाण बोधक यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न शीश का तत्सम रूप क्या है। शीशा, शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। देखिए शीश का तत्सम रूप अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो तद्भव रूप है, इसका तत्सम पूछा है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। बताइएगा यहाँ पर किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने और बोलने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉरिशस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये आप अच्छे से कह लीजिए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको रटना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। समास का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता पा रहे होंगे चौराहा में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु या फिर अव्ययी भाव। देखिए चौराहा शब्द में देखिए यहाँ पर हमें कुछ संख्या का बोध हो रहा है, तो जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है। अवधी है, बुंदेली है या फिर दो ऑप्शन आपको और यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। बताइएगा सूर सागर जो है इसमें कौन सी किस भाषा में लिखा गया है। तो सूर सागर हमारा लिखा गया है ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बताइएगा अगला प्रश्न आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। एक मुहावरा है, बताइए। अप्रिय लगना होगा, यहाँ पर अगना लिख गया है। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है कष्टदायक होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशुभाषण। आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो आशुभाषण आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर एक कविता पूछी गई है, इसके लेखक कौन है। वीरों का कैसा हो वसंत। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी
या रामधारी सिंह दिनकर। बताइएगा क्या आंसर होगा। वीरों का कैसा हो वसंत, ये है कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो लेखक और पुस्तक, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। 15 है, 25, 18 या फिर 22। तो भाषा की बात हो रही है, अगर बोलियों की बात होती, हिंदी भाषा में बोलियां पूछी गई हैं, सॉरी, तो बोलियां कितनी हैं। देखिए बोलियां तो 18 हैं, लेकिन अगर भाषा पूछी जाती तो कितनी होती, 22 भाषा होती हैं और 18 बोलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक, प्रांजल, व्याकरणिक या मानक। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी होती है, मानक भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए व्याकरण, यहाँ पर आप व्याकरणिक और देख करके व्याकरणिक ना ऑप्शन लगा करके बल्कि मानक भाषा ही ऑप्शन में टिक कीजिएगा। अगला है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का नाम क्या है। कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बिनी। बताइएगा यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा। तो कविवचन सुधा जो है वो हिंदी प्रदीप, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। युग्म, पत्रिका और युग्म का ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या विशलदेव रासो। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आल्हा खंड के नाम से परमाल रासो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तदभव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। देखिए इसका आंसर जो है वो अखिलेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तदभव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, अखिलेश। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल या फिर जगनिक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जगनिक के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो ये पंक्ति वाला भी आपको कुछ 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, तो इससे गद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। 4-5 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये गद्यांश है, जिसे आप खुद भी अगर वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर चलेंगे सीधा ऑप्शन पे, सॉरी आंसर पे। तो आंसर देखिएगा, आंसर क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या दिया गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय और उपसर्ग के लिए आपको आई थिंक गद्यांश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, आपने उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक पढ़ रखा है, तब आप आंसर कर पाएंगे। तो घुमक्कड़ में पूछा गया है कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है अक्कड़, अड़ा, अड़ या फिर कड़। तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा है, प्रत्यय जबकि पीछे लगाया जाता है, किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय लगा होता है और आगे उपसर्ग लगा होता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या फिर पारसौली। तो इसके लिए आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। आपको गद्यांश में यहाँ पर देखिएगा मिल जाएगा, वैशाली में जन्म लिया। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, वैशाली के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो संधि का भी एक अलग टॉपिक है, इसको अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो इसके लिए भी आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। स्वच्छंद में जो संधि है वह हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। देखिए स्वच्छंद में सुधन छंद करके एक यहाँ पर हम बनाएंगे, इसका विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा, सुधन छंद। तो ऊ का क्या हो गया है, वाह हो गया है। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो यड़ संधि होगी। और यड़ संधि के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छंद, यहाँ पर एक तो यड़ संधि भी हो सकती है और साथ ही व्यंजन संधि भी हो सकती है। तो हम ऑप्शन में अगर यड़ नहीं दिया हुआ है तो व्यंजन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 34 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता होगी। गद्यांश अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आप देखेंगे 34 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आज का लास्ट प्रश्न होगा हिंदी वाले भाग का, क्या होगा? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो महावीर स्वामी का कौन सा धर्म था, ये आप सभी को पता होगा। इस तरीके से ये वाला जो आंसर है आप पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसलिए मैंने लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। इसका आंसर आप कीजिएगा, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने भाग जो दूसरा है यूपी टेट पेपर के अंदर 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, इसमें हमने दूसरा भाग को कवर किया है, हिंदी के भाग को। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।